वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे कुछ बेसिक प्रॉब्लम जो कि एच.सी. वर्मा का है। एच.सी. वर्मा का 45 नंबर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसके 5 पार्ट है, इसमें 3 पार्ट हम लिखे और 2 पार्ट और लिखेंगे। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका हमको निकालना है। अब ध्यान से देखिए किस टाइप से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी है, आपको पता है सारा का आपको दिया हुआ है, सारा का जितना भी रेजिस्टेंस है सारा आर ओम है दिया हुआ है, तो ये तो निकालना बहुत आसान है। तो ये तो हम बताएंगे भी नहीं, सिंपली है आर आर, इसका 2R हो जाएगा। इधर भी आप कर दीजिए आर आर आपका, और ए और बी के बीच में निकालना है, बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ध्यान से देखिए आर आर इसका 2R हो जाएगा ए और बी के बीच में। और ये ध्यान से देखिए अब 2R है इधर, और ध्यान से देखिए एक ए और बी के बीच में क्या हो जाएगा, एक तो इधर 2R बचेगा, और ध्यान से देखिए 2R और ये R दोनों आपस में कौन सा, दोनों R और 2R दोनों पैरेलल है। तो ये तो आपके लिए बहुत आसान है, आर आर 2R हो जाएगा। तो इसका एक फिगर, जब भी आप फिगर बनाए तो इसको हटाते रहें, तो ये वाला आर आर क्या हो जाएगा, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, ये आपस में क्या है, सीरीज है। तो सीरीज है तो आर आर 2R हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए ए और बी के बीच में तो पहले एक रेजिस्टेंस था ही, अब क्या है, इसके बीच में एक यहाँ पे था एक रेजिस्टेंस ये R, और इसके बीच में ये 2R हो, एक ये था आपका, और इसके बीच में आपका हो गया एक, समझिए कि 2R रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस 2R हो गया। अब 2R और R के बीच में ये दोनों आपस में पैरेलल है, दिख रहा है आपको। तो इसका हो जाएगा सिंपली 2R इंटू R डिवाइडेड बाई 3R। ये हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस दोनों का, और वो बचेगा तो लास्ट में इसके साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए ये आपस में कौन सा था, सीरीज कॉम्बिनेशन था। आर आर 2R हो गया, ये आपस में आपको क्या दिख रहा है, ये दोनों आपस में आपको पैरेलल दिख रहा है, यानी कि 2R एंड R आर इन पैरेलल। ये दोनों आपको पैरेलल में दिख भी रहा होगा, ध्यान से देखिए दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए आपका आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये क्या हो जाएगा, R से R कैंसिल, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2R/3। तो ध्यान से देखिए फिर आप बनाइएगा इसका फिगर, ए और बी के बीच में एक जो रेजिस्टेंस है, ये R रेजिस्टेंस है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, इस दोनों के बीच में निकाल लें। और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आपका ये R है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी आपको मिल रहा है, ये बीच में आपका हो जाएगा 2R/3। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये आपका हो जाएगा 2R/3। अब ध्यान से देखिए ये आपस में आपको क्या दिख रहा होगा, ये आपस में सारा अब आपको आपस में ये दोनों आपस में आपको कौन सा दिख रहा होगा, यानी कि 2R/3 एंड R इन सीरीज। ये आपको सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा होगा। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो ये दोनों को सिंपली आप ऐड कर दीजिए। ध्यान दीजिए पहला भी आपको सीरीज कॉम्बिनेशन था, तो R प्लस R 2R हो गया। ये भी आपको सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो सीरीज दिख रहा है, तो सिंपली है ये क्या हो जाएगा, R 2R हो जाएगा। तब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो क्या कर लेंगे, सिंपली 2R/3 प्लस R, तो ये आपका हो जाएगा 5R/3। अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है, आप समझिए ऐसा कि ए और बी के बीच में एक इंटरनल रेजिस्टेंस आपको पहले से दिया हुआ है, ये R है, और इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यू आपको 5R/3 दे दिया है। तो ध्यान से देखिए ये दोनों आपस में क्या दिख रहा है, यानी कि 5R/3 एंड R इन पैरेलल कॉम्बिनेशन,
ये आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिख रहा है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब ये फर्स्ट पार्ट देख लिए थे, तो इसको लास्ट वाला क्या बचेगा, ये दोनों आपस में कौन सा है, आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो सिंपली इस दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा 5r/3 इंटू आर डिवाइडेड बाय 5r/3 प्लस आर। तो ये आपका आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5r/3 इंटू आर डिवाइडेड, यहाँ हो जाएगा 8r/3। तो ध्यान से देखिए, 3 से 3 कैंसिल, r से r कैंसिल, सिंपली आपका हो जाएगा 5r/8। ये आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, आपको इतना सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, अब सेकंड पार्ट, अब फर्स्ट पार्ट हो गया, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपसे ए का वैल्यू यहां दिया हुआ है, बी का वैल्यू यहां दिया हुआ है, और ए और बी के बीच में आपको इसमें भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपसे पूछा है। तो इसको किस टाइप से हम डील करेंगे, तो इसको हम इस टाइप से डील करेंगे। ए और बी के बीच में ही इसका पोटेंशियल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो किस टाइप से निकालेंगे, तो ध्यान से देखिए, इसमें एक हम इजी मेथड बताएंगे जिसको आप यहाँ पे देखिए, ए और बी के बीच में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इस बार फिर क्वेश्चन है, ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी आपसे है, तो ध्यान से देखिए, ए और बी के बीच में ऐसे आप इस टाइप से आप नेमिंग दे दीजिए, ए और बी के बीच में। अब एक पॉइंट ये है, इसको ओ ले लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, ए और बी के बीच में एक पॉइंट मिल रहा है, समझिए कि ओ मिल रहा है, और एक पॉइंट और मिलेगा, ओ मिल रहा है, और लास्ट में फिर बी मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, जब भी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछे, तो इसमें ध्यान से देखिए कि किसके बीच में पूछ रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए और बी के बीच में पूछा है, तो ए से बी जाने के लिए हमको किस किस पॉइंट से गुजरना होगा। एक तो ऐसे आप जा सकते हैं, एक तो ऐसे जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, ओ पॉइंट आपको बीच में मिलेगा, ए और बी के पॉइंट में। ए और बी जाने के लिए ए आपको ओ पॉइंट से होके गुजरना पड़ेगा, तो ए और बी के बीच में एक पॉइंट है ओ। अब ध्यान से देखते हैं, ओ ये है, तो ध्यान से देखिए, ऐसे आप पॉइंट निकालिए जो रेजिस्टेंस को बाईपास नहीं कर पाए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ ओ है, तो ये भी ओ होगा, ये भी ओ होगा, समझिए कि पोटेंशियल। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इधर से आएगा तो ये बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, बी ऐसे आ जाएगा। कभी भी आप कोई भी पॉइंट दीजिए तो वो रेजिस्टेंस को बाईपास नहीं कर पाए। ऐसा देखिए, जैसे ओ है, तो ओ यहाँ पे नहीं पहुंच जाएगा, यानी कि ओ इस साइड रहेगा रेजिस्टेंस के इस साइड, और उधर से क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी। तो आप एक इजी ट्रिक भी समझिए, कि ट्रिक इसको समझ लीजिए कि जब भी आपको बनाना है तो रेजिस्टेंस को बाईपास नहीं करना। कोई पॉइंट अगर बीच में आए, जब भी आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, जैसे ए और बी के बीच में निकालना है, तो इसमें एक ओ पॉइंट के थ्रू ही ए और बी पॉइंट पे आप पहुंच सकते हैं। तो ए और बी पॉइंट पे आप ओ पॉइंट के थ्रू ही पहुंच सकते हैं। तो ओ पॉइंट एक हम समझ लीजिए इमेजिनरी पॉइंट हम ले लिए, इसको नेमिंग दे दिए ओ। तो आप देखते हैं, ए और ओ के बीच में आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है, बी और ओ के बीच में, बी और ओ के बीच में एक मिल रहा है आपको। तो आप ऐसा समझिए कि एक मिल रहा है बी और ओ के बीच में, और ऐसा हम लाइन से ड्रॉ करें तो समझ जाइएगा सारा का वैल्यू आर है। तो ट्रिक बस ये है कि ए से बी जाने के बीच में अगर कोई पॉइंट मिले तो उसे उसके बीच में ही रखिए। तो ध्यान से देखिए, ऐसा समझिए कि ए से बी जा रहे हैं बाय पासिंग थ्रू ओ, ऐसे समझिए आप, ए से बी जा रहे हैं बाय पासिंग थ्रू ओ। तो ए और ओ के बीच में आपको कोई मिल रहा है, ए और ओ के बीच में एक रेजिस्टेंस, तो ए और ओ के बीच में आप एक रेजिस्टेंस ऐसा बना दीजिए। ओ और बी के बीच में मिल रहा है, तो ओ और बी के बीच में मिल रहा है, तो एक रेजिस्टेंस यहाँ बना लिए। बी और ओ के बीच में एक और मिला, ऐसा समझिए, बी और ओ के बीच में एक और मिला। ध्यान से देखिए, बी और ओ के बीच में एक नीचे भी मिला, तो एक समझिए कि ऐसे भी मिल रहा है आपको बी और ओ के बीच में। और कोई बी और ओ के बीच में एक यहाँ 1 2 3 मिला, और ए और बी के बीच में, तो ये हो गया। अब इसका ध्यान से देखिए, आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो आर 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 इन पैरेलल,
ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो याद रखिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहे और वैल्यू सबका सेम रहे तो याद रखिएगा 3 है तो R/3 हो जाएगा। ऐसा 4 होता तो R/4 होता। मतलब कि आप ये देखिए कि रेजिस्टेंस क्या है और कितने टाइम्स है, तो जितने टाइम्स है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ 3 रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है, तो ध्यान से देखिए। अब ऐसे रहा एक रेजिस्टेंस, ऐसे नीचे रहा दूसरा रेजिस्टेंस, ये भी आर, तो इसका सिंपली हो जाएगा R/2 क्योंकि 2 रेजिस्टेंस है। ऐसे ही आपको ए और बी के बीच में अगर 4 मिल जाए, ऐसा और ऐसा मिल जाए, 4 रेजिस्टेंस है और R का वैल्यू 8R है, 8R है, तो इसमें क्या हो जाएगा 8R डिवाइडेड बाई 4। तो याद रखिए जितना भी आपका रेजिस्टेंस है 8R है डिवाइडेड बाई 4 रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई 4, यू विल गेट 2R इसका वैल्यू। तो ऐसे भी समझ जाएगी। एक ट्रिक है कि जब भी आप पैरेलल में करते हैं, ये ट्रिक पैरेलल में है, तो ध्यान से देखिए उसका रेजिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। जैसे इसका रेजिस्टेंस R पता है, कितना इसमें नंबरिंग है तो कितना इसमें 3 है तो R/3 हो जाएगा डायरेक्ट, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे n भी मतलब टोटल नंबर ऑफ पैरेलल में रहता है n रेजिस्टेंस तो सिंपली हो जाता है R/n। तो ध्यान से देखिए इसमें नंबर आपको काउंट करना है, तो 1 2 3 तो 3 से डिवाइड, ये हम एक बार बता दिए, आगे हम नहीं बताएंगे। तो ये आप समझिए कि पैरेलल है, तो ये सब तो बेसिक है, आप लगा दीजिए। अब इसमें ये प्रॉब्लम एक्चुअली में आसान था। तो तीनों आपको सिंपली क्या दिख रहा है, ए और बी के बीच में आपको एक पॉइंट O मिला और ए इसके बीच में आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ऐसा समझिए ए और बी के बीच में एक पॉइंट मिला O और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा सिंपली R/3 और इसके बीच में एक रेजिस्टेंस आपको R मिल रहा है सिंपली। अब ध्यान से देखिए, अब आपको ए और बी के बीच में जाने के लिए एक O पॉइंट मिला। अब ये आपको दोनों क्या दिख रहा है, R एंड, आप ऐसे चीजें R एंड R इन पैरेलल, तो इसका क्या हो जाएगा सिंपली R/3। अब ध्यान से देखिए R एंड R/3 R इन सीरीज। अब ये सीरीज है तो सिंपली हो जाएगा R प्लस R/3, यू विल गेट 4R/3। तो ये आ गया आपका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इजी था। अब देखिए थर्ड पार्ट में, तो थर्ड पार्ट में देखिए ए और बी के बीच में आप सोचिए कि ये पॉइंट से आपको होके गुजरना पड़ेगा। तो क्या आपको क्या लग रहा है, ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। ध्यान से देखिए ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में सोचिए कि एक ए यहाँ जाएगा, ए यहाँ जाएगा, इस पॉइंट को ले लेते हैं, कुछ ए और बी के बीच में कोई पॉइंट सी ले लेते हैं, सी यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, आपको फिर एक पॉइंट लेना पड़ेगा डी ले लीजिए यहाँ पे, तो डी यहाँ पे आ जाएगा। तो ए और बी के बीच में आपको इधर सी मिला और इधर डी मिला। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा दिमाग भी लगा सकते हैं। ध्यान से देखिए HC वर्मा का कोई भी क्वेश्चन एक प्रॉब्लम, बाकी सारे मतलब कंसेप्चुअल। ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन दूसरे से मैच नहीं किया, दूसरा क्वेश्चन तीसरे से मैच नहीं करेगा, मतलब सारा डिफरेंट होता है। यही इसीलिए हम HC वर्मा बुक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसमें सारा क्वेश्चन डिफरेंट कंसेप्ट पे होता है। अब ध्यान से देखिए इसमें कौन सा कंसेप्ट हम यूज करेंगे। इसमें तो बेसिक हो गया आपका 4R/3 आ गया। अब इसमें अगर हम देखें तो क्या हम लगा सकते हैं, ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी भी आ रहा है और डी भी आ रहा है, यानी आपको कितना पॉइंट लेना पड़ जाएगा। और अगर पॉइंट आप लीजिएगा तो ये भी तो एक पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको हम बताते हैं कि ये वाला रूल जो अभी हम सेकंड वाले में लगाए हैं ये हम थर्ड वाले में नहीं लगा सकते, क्योंकि थर्ड वाले में ये लगाएंगे तो हम क्या मुसीबत में फंस जाएंगे। ए और बी के बीच में सी भी मिल रहा है, डी भी मिल रहा है और ई भी मिलेगा। अब यहाँ भी तो लेना पड़ेगा, ये ध्यान से देखिए ई हो जाएगा। तो ए बी सी के बीच में आपको एक डी भी मिल रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि ये प्रॉब्लम उससे डिफरेंट है, यानी इसमें जो कंसेप्ट लगा उसमें वो कंसेप्ट नहीं लगेगा। तो उसमें हम क्या लगाएंगे, उसमें सिंपली देखिए इसमें हम क्या लगाएंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट लगाएंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट लगाएंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है, R1/R2 इज सिंपली इक्वल टू R3/R4। अगर ऐसा हो तो
तो उस दोनों पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस समझिए कि नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो देखिए ये आर है, सारे इसके आर है, तो ईच एंड एवरी रेजिस्टर हैज रेजिस्टेंस स्मॉल आर। सारे का रेजिस्टेंस जो है आर है, हम पहले ही बता दिए हैं। सारे का रेजिस्टेंस जितना है, इसका भी आर है, इसका भी आर है, इसका भी आर है, यानी इसके सारे पॉइंट का आर है। तो ध्यान से देखिए R1 बाय R2, ये R1 है, तो R1 बाय R दैट इज इक्वल टू R बाय R। तो यानी कि रेजिस्टेंस मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है कि इस पॉइंट का C और इस पॉइंट का D, ये आपका D है और ये C, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, यानी कि VC इक्वल टू VD ड्यू टू व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है कि R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4, सो IC इज इक्वल टू IC, यानी कि ये वाला जो है इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा, यानी कि देयर इज नो करंट flow through this circuit, देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू इस मिडिल पॉइंट में आपका मतलब कोई करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सी का जो पोटेंशियल है और डी का पोटेंशियल सेम, जब पोटेंशियल सेम होता है करंट का फ्लो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से होता है। पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी पॉइंट का पोटेंशियल डी पॉइंट के बराबर हो जाएगा, इधर फ्लो ही नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए ये प्रॉब्लम कितना ईजी हो गया। अब प्रॉब्लम ध्यान से देखिए ईजी होगा क्योंकि सी और डी का पोटेंशियल सेम हो गया। कैसे? व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट से हम निकाल के लाएं तो क्या हो जाएगा। अब ये प्रॉब्लम कितना आसान हो गया, बीच का वाला हटा दीजिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सो आपके लिए सिर्फ सर्कल रहेगा ये। अब बीच वाले हम नेगलेक्ट किए, ए इधर बी है, इधर आपका हो जाएगा, इधर एक रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस समझिए कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये आर रेजिस्टेंस है। अब ध्यान से देखिए, अगर आप कंसेप्चुअली बिल्ट हैं तो देखिए ये प्रॉब्लम कितना आसान हो गया। अब ये भी आर है, नीचे भी आर हो जाएगा और इधर भी ये आर। अब ध्यान से देखिए ए और बी के बीच में आपको क्या चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब ध्यान से देखिए ये पॉइंट अगर डिसमिस्ड हो गया, दिस पार्ट इज डिसमिस्ड because there is no current flow through this circuit because the potential of C is equal to potential of D due to Wheatstone bridge concept. So you will find the R आपको सिंपली ये दोनों क्या सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है, R एंड R इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज है तो ये आ जाएगा सिंपली 2R, ये भी नेगलेक्ट होके क्या हो जाएगा 2R, ये भी 2R, ये भी 2R, तो क्या हो जाएगा सिंपली ए और बी के बीच में हो जाएगा। समझिए कि इधर से भी आपका आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, तो समझिए कि इधर से जो आ रहा है ये भी 2R है, इधर से जो आ रहा है ये भी आपका 2R है। और 2R क्या है, ये 2R ये 2R, तो 2R एंड 2R आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये आपको पैरेलल दिख रहा है, तो पैरेलल के लिए हम क्या बताएं कि आपको ध्यान से देखिए, आप बस बताइए 2R है कितना टाइम से 1 और 2, ऐसे 3 होता तो डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे 2 है तो डिवाइडेड बाई 2, यू विल गेट R। तो ए और बी के बीच में अगर आपको रेजिस्टेंस पूछे इस सर्किट में तो क्या आएगा, सिंपली आ जाएगा R का वैल्यू, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसका R। और ये 5th पार्ट है आपका, ये आपका 5th पार्ट है। तो ध्यान से देखिए इसमें देखते हैं सबसे पहले ए से बी जाने का रास्ता। ए इस बार इस सेंटर को ए दे दिए हैं, ए से बी जाएंगे तो ध्यान से एक रेजिस्टेंस यहाँ आर, सारा रेजिस्टर है जिसका हम पहले बता दिए रेजिस्टेंस आर है। तो ध्यान से देखिए इसको हम किस टाइप से हम कर सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाले में वही ट्रिक हम यूज करेंगे, ए से बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस, तो ए से बी के बीच में एक रेजिस्टेंस, ध्यान से देखिए इधर बी पहुंचेगा, ये भी बी, ये भी बी, तो ध्यान से देखिए, और यहाँ से ए और ए, तो ए और बी के बीच में आपको 1 2 3 4, सो ए और बी के बीच में आपको मिला एक रेजिस्टेंस, इधर से ये वाला एक वो मिला आपको, इधर से ए और बी के बीच में एग्जैक्टली ए और बी के बीच में एक ये वाला भी है, तो एक मिला आपको
ये आपके लिए बहुत इजी था, ये तो बता, ये बहुत ज़्यादा इजी है आपके लिए। ए और बी के बीच में एक और मिला, ध्यान से देखिए, ये ए और ये बी के बीच में, तो ये तो सिंपली आपके लिए इजी था। तो सारा का आर है, सो आर 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 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें आपको नहीं दिख रहा है, आपको ये ट्रिक से यूज करते हैं कि ए और बी के बीच में, ए से, ऐसे समझिए, ए से बी जाने के लिए हमको किस किस पॉइंट से गुजरना पड़ेगा। तो ए से बी एक, ए से बी एक, ए से बी एक। ई कैसे किए, कभी भी रेजिस्टेंस को बाईपास नहीं करना, जैसे कि ऐसे आप इस पॉइंट से बाईपास कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को बाईपास नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ से बी, बी, ध्यान से, ए इधर नहीं चल जाएगा, रेजिस्टेंस को बाईपास करके बी तक नहीं पहुंचेगा। तो आपको ये देखना है कि रेजिस्टेंस से उसके लेफ्ट साइड कौन सा है और राइट साइड कौन सा है। तो लेफ्ट साइड ए है, लेफ्ट राइट आपको देख के, अब यहाँ से आप पैरेलल में है, ये आपको पता चल गया, तो पैरेलल में हो गया। रेजिस्टेंस आपको पता है, तो R/4 हो जाएगा। 4 रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4, एक का R। तो ये तो ईजी था, इट्स वेरी इजी। अब ध्यान से देखते, ये वाला चाहिए आपको। तो देखिए, जब भी प्रॉब्लम, अब ये वाले ट्रिक अगर इसमें आप लगाइएगा, ये ट्रिक अगर इसमें लगाइएगा तो नहीं लगने वाला है कि ए के बीच में, तो यहाँ ए मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, इधर आपको बी ये मिल जाएगा और बी ये मिल जाएगा। बाकी ये वाला पॉइंट के लिए आपको सी भी लेना पड़ेगा, डी भी लेना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, सी लीजिएगा तो सी के लिए आपका हो जाएगा ये और ये। तो ए और बी के पॉइंट में आपको क्या मिल जाएगा, सी मिल गया। तो ऐसे ध्यान से देखिए, सी बीच वाले पार्ट का, तो ए से सी आपको मिल जाएगा। अब जैसे इसको इस मेथड से अगर हम बनाना चाहें, तो ए और बी के बीच में क्या मिला, ए से बी जा रहे हैं तो एक पॉइंट आपको बीच में सी मिला। तो ध्यान से देखिए, ए और सी के बीच में आपको एक रेजिस्टेंस मिल गया, एग्जैक्टली बी और सी के बीच में भी आपको एक रेजिस्टेंस मिल गया। फिर इस पॉइंट को फिर आपको कोई नाम देना पड़ जाएगा, डी, तो एक डी। तो ध्यान से देखिए, ए और बी के बीच में आपको 2 पॉइंट मिल जाएगा, सी और डी, जिससे ये प्रॉब्लम कितना कम्प्लेक्स हो जाएगा। ए और बी के बीच में आपको सी मिला, डी मिला। अगर आप ऐसे करते हैं तो ये प्रॉब्लम बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा। जब भी आपको ऐसा प्रॉब्लम लगे कि ये प्रॉब्लम थोड़ा सा ये ट्रिक पे नहीं आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट लग रहा है। तो इसमें भी वही लग रहा है आपको, व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट हो गया। कैसे, R1/R2 इज इक्वल टू, आप ऐसे समझिए, इसको थोड़ा सा मोल्ड करके सोचिए। ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है, ये आपका R4 है। तो सारा का रेशियो आपको बराबर है। तो ये वाला बीच वाला जो पॉइंट है ये डिसमिस्ड हो जाएगा, जैसा कि व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है कि R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। सो अगर ऐसा है तो बीच वाले पॉइंट में करंट का फ्लो नहीं होगा, मतलब कि ये सी और डी, ये आपको डी ले लिए हैं, इस पॉइंट को डी ले लिए हैं, तो सी और डी के बीच का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, यानी कि VC इज इक्वल टू VD। सो देयर इज नो करंट पासिंग थ्रू दिस सर्किट, दिस रजिस्टर। अभी इस रजिस्टर से अगर करंट ही फ्लो नहीं होता तो ये डिसमिस्ड हो जाएगा, इसको सर्किट से हटा देंगे तो आपके लिए फिर बन जाएगा, आपके लिए सिंपल बन जाएगा ये प्रॉब्लम। ये अगर डिसमिस्ड हो गया, कैसे, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। अगर रेशियो सेम है तो समझ जाइए क्या कि बीच का जो रेजिस्टेंस है वो डिसमिस्ड हो गया। तो ध्यान से देखिए, R1/R2, R3/R4 रेजिस्टेंस सेम है, तो यानी कि बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो ध्यान से ये दोनों और ये दोनों का रेशियो आप निकाल लीजिए, सेम आ जाएगा, सेम आ गया, यानी कि बीच वाले में VC इज इक्वल टू VD। तो ये डिसमिस्ड हो जाएगा, तब आपके लिए प्रॉब्लम कितना आसान हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आप ऐसा समझिए कि C और D पॉइंट अगर आपको डिसमिस्ड हो जाएगा, यानी ये पॉइंट अगर हट गया, तो क्या हो जाएगा, ये इसका फिगर कितना सिंपल हो जाएगा। इसमें B वाले पॉइंट में करंट फ्लो नहीं होगा, ये वाला पॉइंट डिसमिस्ड हो गया, और ये अगर सर्किट डिसमिस्ड हो जाएगा तो समझिए कि ऐसा है, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, एक ऊपर से चला जाएगा, ऐसा समझिए कि यहां से आ जाएगा एक सर्किट, इसका रेजिस्टेंस R है, और एक यहां से आ जाएगा आपका
इसका भी आपको रेजिस्टेंस कितना दे दिया है, आर दे दिया है। अब इसका निकालना आसान है, ये भी आर है, ये भी आर है। अब ए और बी के बीच में हम निकालते हैं, तो ये ए, ये ए। अब इधर ध्यान से देखिए, बी दे देते हैं, ये बी, ये बी, बीच में एक पॉइंट हम दे देते हैं, इस पॉइंट को सी, तो ये सी, सी, तो यहाँ भी सी हो जाएगा। तो ए और बी के बीच में एक पॉइंट हमको सी मिल गया। ए से बी हमको निकालना किसके है, ए और बी के बीच में, तो एक पॉइंट हमको सी मिल गया। तो ए से सी एक रेजिस्टेंस ए और सी के बीच में, यहाँ से एक ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में एक और मिल गया आपको, बी और सी के बीच में आपको एक मिला यहाँ पे, और बी और सी के बीच में आपको एक और मिल गया। तो ये आपका हो गया। अब ध्यान से देखिए, तो व्हीटस्टोन ब्रिज भी इसमें कंसेप्ट लग रहा है, और ट्रिप, मतलब ये लास्ट वाले पार्ट में दोनों मिक्सअप क्वेश्चन है, इसलिए ये अगर आप कर लिए तो आपको, मुझे नहीं लगता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कोई दिक्कत होगा। इस पांचों पार्ट में पांचों डिफरेंट है। इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज लगा, बीच वाला डिसोल्व हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा। तो इसका आप निकाल सकते हैं, ये आर है, ये आर है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये आपको क्या दिख रहा है, सिंपली आर आर आपको दिख रहा है, आर इन पैरेलल दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, r/2 एग्जैक्टली, ये भी r/2 हो जाएगा। तो आपके लिए सिंपल हो जाएगा, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस ये और एक रेजिस्टेंस ये, दोनों का वैल्यू r/2। अब दोनों सिंपल है, आपको क्या है, r/2 क्या है, सीरीज है, सीरीज आपको सिंपली दिख रहा है, सीरीज है, तो क्या हो जाएगा, सिंपली दोनों को ऐड कर दीजिए, r/2 + r/2 दैट इज इक्वल टू r। सो दिस इज द प्रोबेबली गुड क्वेश्चन। इसमें हम हर एक टाइप का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम 48 नंबर आपको पहला पार्ट में पूछा है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर का रीडिंग बताइए। दूसरा में पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेकेंड पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 100 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 100 ओम रजिस्टर बिफोर द वोल्ट मीटर कनेक्टेड, अक्रॉस 100 ओम रजिस्टर। अब ध्यान से देखिए, ये आपको जो प्रॉब्लम है ये वोल्ट मीटर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये देख लेते हैं। जैसे कि एक दो प्रॉब्लम हम पहले भी वोल्ट मीटर पे किए हैं, तो ध्यान से देखिए, पहला पार्ट में पूछा है रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। और दूसरा कह रहा है कि जो वोल्ट मीटर से पहले इसका पीडी क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 100 ओम रजिस्टर। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट पार्ट हम इसको डील करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है कि आप बताइए कि रीडिंग क्या होगा। अब रीडिंग जब निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अब सपोज दैट इधर करंट इसमें जो पास कर रहा है, आई करंट पास हो रहा है, यहाँ से आई करंट है, इधर I1 गया, तो इधर कितना बचेगा, I - I1। तो पहले तो करंट निकाल लेते हैं, उसके बाद रीडिंग हमको पता चलेगा कि रीडिंग क्या है। तो पहले हमको निकालना है फर्स्ट पार्ट में रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो यहाँ से हम निकालते हैं रीडिंग। तो आप इसका नेमिंग दे दीजिए ABCDEF, E कुछ भी दे दीजिए, EF, इसको P दे दीजिए। तो फर्स्ट बार हम पहले लूप लॉ लगाएंगे, लूप लॉ लगाएंगे फर्स्ट पार्ट में। क्या हो जाएगा, AB, क्योंकि हमको ना करंट पता है, पहले करंट पता होगा तभी तो हम उसका वोल्ट मीटर निकाल पाएंगे। ऐसा प्रॉब्लम हम पहले भी किए थे, ABCD और लास्ट में A, सो इसीलिए इसको लूप कहते हैं। A से वापस A में पहुंच गए, तो टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल इज 0। तो फर्स्ट पार्ट में क्या मिलेगा, यहाँ से जाएंगे तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल मिला, सो 84। इधर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, करंट समझिए कि इधर फ्लो हो रहा है। अब इधर आए तो ये आपका मिला, इधर जो करंट है इधर फ्लो हो रहा है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो नेगेटिव साइन, तो 200। अब इसमें करंट कितना होगा, अब ध्यान से देखिए, यहाँ से पहुँचेगा I - I1, यहाँ से पहुँचेगा I1, सो इससे करंट कितना हो जाएगा, I। तो ध्यान से देखिए, टोटल करंट इसमें हो जाएगा I, तभी तो ये I ऊपर जा रहा है। सो
आई दैट इज इक्वल टू, फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में आए यहाँ आएंगे तो क्या हो जाएगा 100 इंटू I1। ये ध्यान से देखिए, इस टाइप का प्रॉब्लम हम पहले भी बता रहे हैं, V बराबर IR। तो ये फर्स्ट लूप लॉ में हम क्या लगाएं, पहला पॉजिटिव टर्मिनल मिला, फिर आगे आते हुए उसके अपोजिट डायरेक्ट नेगेटिव साइन क्या कर रहा है कि करंट के हम अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो नेगेटिव साइन देते हैं। 200 इसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है वो कितना करंट का फ्लो हो रहा है, I हो रहा है। एग्जैक्टली यहाँ पहुंचे तो इसमें करंट का फ्लो क्या हो रहा है, I1 हो रहा है। इसका रेजिस्टेंस क्या है 100, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गया, फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गया 84 दैट इज इक्वल टू 200I प्लस 100I1। ये आपका आ गया इक्वेशन फर्स्ट। एग्जैक्टली इक्वेशन सेकंड आप यहाँ से निकाल लीजिए, फिर से लगाएंगे लूप लॉ तो क्या हो जाएगा D। इस बार हमको पूरा इसमें मूव करना है तो ऐसा समझिए कि DPFE और लास्ट में फिर D ही पे पहुंचे, इसीलिए इसको लूप कहते हैं। जिस पॉइंट से आप शुरू करें उसी पॉइंट पे आपके आके खत्म हो जाना चाहिए। ये लूप लॉ है। इसमें हम लूप लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, D से P जाएंगे तो क्या हो जाएगा, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 100 ओम इंटू V बराबर IR, I पता है R कितना, I इसमें करंट का फ्लो कितना हो रहा है I1। फिर एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो नेगेटिव साइन। तो यहाँ से इसका हमको V, इसका रेजिस्टेंस हमको पता नहीं है, रेजिस्टेंस करंट हमको पता है क्या I माइनस I1। इसका रेजिस्टेंस एक बार देख लीजिए, प्रॉब्लम में शायद दिया होगा। इसका आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है 400 ओम, 400 दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए, इसमें लूप लॉ लगाइएगा तो करंट होना चाहिए आपको पता, रेजिस्टेंस हर जगह वही, और अपोजिट डायरेक्शन में जाइएगा तो नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन में क्यों आया, अपोजिट डायरेक्शन में। इसका 400 दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू I। उसके बाद आप इस पॉइंट पे पहुंच जाइएगा। तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में क्या आ रहा है आपको 100I1 दैट इज इक्वल टू 400, राइट साइड हो जाएगा 400, इसको बस इजी करना है, आप कुछ बचा नहीं है। 400I और 400I1, I1 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 500I1 दैट इज इक्वल टू 400I। तो यहाँ से आपका सिंपली आ जाएगा I1 में रिलेशन, I1 इज इक्वल टू सिंपली 4/5 आ जाएगा। बस ये वैल्यू आप उसमें पुट कर दीजिए, आपका करंट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रीडिंग आ जाएगा। अब ये हम पुट कर देंगे आपको इक्वेशन फर्स्ट में तो क्या हो जाएगा 84 दैट इज इक्वल टू 200I प्लस I1 की जगह पुट कर देंगे 4/5 इज इक्वल टू 100I। ये हो जाएगा 4/5I हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा सिंपली 200I प्लस 20, ये आपका हो जाएगा 80I हो जाएगा। I1 के जगह पे हम पुट कर दिए तो 80, तो यहाँ पे आ जाएगा 284 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ से दोनों को ऐड कर दीजिए 280I, तो यहाँ से आ जाएगा I का वैल्यू 84 डिवाइडेड बाय 280। तो ये आपका हो जाएगा 3 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ जाएगा सिंपली 0.3 एम्पियर। ये सिंपली 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा तो एक आपको करंट का वैल्यू आ जाएगा, I का वैल्यू क्या आ गया 0.3 एम्पियर। अब ऐसे ही I1 निकाल लेंगे, I1 क्या है, I1 इज इक्वल टू 4/5 इंटू I का वैल्यू कितना है 0.3 और ये आपका आ जाएगा 0.8 इंटू 0.3, यू विल गेट 0.24। तो I1 का वैल्यू आपका भी आ गया, I का भी वैल्यू आ गया। अब हमको क्या निकालना था, एक्चुअली हमको निकालना था वोल्ट मीटर का रीडिंग, और दूसरा इसको कनेक्ट करने से पहले इसका PD क्या है, पोटेंशियल अक्रॉस 100
ohm resistor before the potentiometer before this device is connected। तो ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट पार्ट आपका आ गया। मेन यही है लूप लॉ, इसीलिए हम इस पे बहुत फोकस किए हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम बताया। अब रीडिंग बताना आसान है। रीडिंग के लिए क्या चाहिए, इसका करंट हमको चाहिए I माइनस I1। तो देखेंगे रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज इक्वल टू I माइनस I1, V बराबर IR। तो I करंट इससे कितना हो रहा है, I माइनस I1, इसका रेजिस्टेंस कितना है 200। I भी आपको पता है 0.3 और I1 भी पॉइंट आपको पता है 0.24। तो I माइनस I1 इंटू 400, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 0.06 इंटू 400, तो यहाँ से सिंपली आ जाएगा 24 वोल्ट। तो ध्यान से देखिए, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर क्या आ गया, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर 24 वोल्ट आपका सिंपली आ गया। अब सेकेंड पार्ट आपसे कहता है कि आप बताइए कि वोल्ट मीटर कनेक्ट करने से पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, यानी कि ये डिवाइस लगाने से पहले। तो जब ये डिवाइस लगाने से पहले पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इसका, तो क्या हो जाएगा, सर्किट सिंपल हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, अब ध्यान से देखिए, अब इसका हम बी पार्ट पे आएंगे। तो बी पार्ट आने से पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको इजी कर लेंगे, क्योंकि आपसे पूछा है कि जब डिवाइस वोल्ट मीटर यूज कर रहे हैं उसके पहले उसके पास क्या पीडी होगा। तो सिंपल सा बात है, ये प्रॉब्लम तो और आसान हो गया, ये प्रॉब्लम आसान हो गया, क्योंकि ये अब सिंपली इस टाइप से है, कनेक्टेड हो जाएगा। अभी इसको यूज करने से पहले, तो पहले क्या हो जाएगा, पहले आप सिंपल सा बात है, इसको हम हटा देते हैं, तो यहाँ एक रेजिस्टेंस बच जाएगा, ये 100 ओम और ये आपका हो जाएगा 200। अब इसके बीच का पोटेंशियल 100 ओम जो रेजिस्टर है उसके बीच का पोटेंशियल बताइए जब ये वोल्ट मीटर हम कनेक्ट करने से पहले। तो सिंपल सा बात है, अब तो ये प्रॉब्लम बहुत इजी हो गया। ये T4 आपको पता है और ये आपको 200 ओम पता है। तो ध्यान से देखिए, जिसका रेजिस्टेंस V बराबर IR, ये हम पहले भी बताए थे, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उसमें करंट का फ्लो कम होता है। करंट तो दोनों में सेम हो जाएगा, क्योंकि क्या है, दोनों सिंपली सीरीज कॉम्बिनेशन है, दोनों में सिंपली सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन है तो क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन I का वैल्यू आपका आ रहा था, तो ये डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। ध्यान से देखिए, जो अगर पॉजिटिव I का डायरेक्शन ले रहे हैं और I का पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जिधर हम लोग एज्यूम कर रहे थे करंट का डायरेक्शन उधर ही होगा, यानी इधर ही करंट का डायरेक्शन होगा। अब निकालना तो ये आसान है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस 100 है। तो रेजिस्टेंस ध्यान से देखिए, V बराबर IR। अब इसका आपको क्या बनाना है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए पहले हम करंट निकाल लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, V बराबर IR, और ये आपको सीरीज में दिख रहा है। तो इसको और इजी थोड़ा सा कर लीजिए, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि कुछ ऐसा हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस है, ये 300 ओम का है, ये आपका 84 है। तो V बराबर IR में V पता है 84, I निकाल लीजिए, R आपको पता है 300, तो I आपका आ जाएगा सिंपली 84/300। अब सिंपली 3 से ये कैंसिल हो जाएगा कितना टाइम्स में, 80। तो ये आपका सिंपली आ जाएगा 0.28, I का वैल्यू आ गया। तो इसमें सिंपली I दोनों में सेम होगा। आपसे I नहीं पूछा, आपसे पोटेंशियल पूछा है। पोटेंशियल के लिए आपको क्या चाहिए, V बराबर IR। तो V जब निकालना है तो आपको I पता होगा, I हम निकाल लिए। I आपका क्या आ गया, सिंपली 0.28 एम्पियर आ गया, ये आपको एम्पियर है। V बराबर IR कैसे निकालें, आपको 84 पता था, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। करंट निकल गया, तो आपको किसी भी, इसका पूछा है आपको, इसका भी आप निकाल सकते हैं। तो V बराबर IR, I आपको पता है 0.28, रेजिस्टेंस आपको पता है 100।
तो यहाँ ये आपका सिंपली हो जाएगा 28 वोल्ट। ये 28 वोल्ट है। और अगर आपसे ये भी पूछता, ये पूछा नहीं है वैसे, ये पूछता तो आप इसका भी निकाल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस PD अक्रॉस 100 ओम रेजिस्टर क्या हो गया, सिंपली आपका क्या आ जाएगा 28 वोल्ट। और यही पूछता 200, अब ध्यान से देखिए 200 इसके बीच में आपको अगर रेजिस्टेंस पूछता तो V बराबर IR। अब सीरीज कॉम्बिनेशन है तो I तो दोनों के लिए सेम ही हो जाएगा 0.28। और अगर आपसे पूछता 200 तो इससे सिंपली बात है कि रेजिस्टेंस क्या है, डबल है, तो यहाँ से पोटेंशियल आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल भी डबल हो जाएगा। तो पोटेंशियल इसका 28 आया तो इसका 56 हो जाएगा। दोनों को ऐड कीजिए, आपका क्या आ जाएगा, सिंपली 84। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं 2:1 रेशियो में। ये तो आपको करने की भी जरूरत नहीं पड़ता, सिंपली आप कैसे कर सकते हैं कि इसको 2:1 रेशियो में डिवाइड कर दीजिए 84 को। ये सब तो करने का जरूरत नहीं है, वैसे बाय मेथड तो यही है, वरना इसको भी आप इजी कर सकते हैं 2:1 में। ये सिंपल सा बात है। इसका क्या रेजिस्टेंस ज़्यादा है, रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा है उसका वोल्टेज भी ज़्यादा होगा। कि ध्यान से देखिए रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो उसका वोल्टेज भी, क्योंकि V और R आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ध्यान से जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है यानी 200 है तो इसका क्या वोल्टेज भी ज़्यादा होगा। तो इसका वोल्टेज कितना आ रहा है, एक का 56 एक का 28। तो ऐसा भी कर सकते हैं 2:1 में डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि 2:1 में, क्योंकि रेशियो 2:1 है तो उसी एंगल में क्या हो जाएगा, वोल्टेज का भी रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं 3x बराबर 84, सो x बराबर यहाँ पे आपका आ जाएगा 28। तो एक हो जाता 56 तो एक हो जाता 28। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। इसमें कुछ इस टाइप से आपको दिया गया है 1 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड, इस टाइप से आपको दिया गया है। आपसे पूछा है फाइंड द चार्ज ऑफ 4 कैपेसिटर, इस सारे कैपेसिटर पे कितने चार्ज होंगे। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देख के तो आपको लगेगा कि बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। जैसा कि हम कैपेसिटर जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें कुछ बेसिक सा थ्योरी उसमें हम बताए थे कि कैपेसिटर जो होता है पहले चार्ज होता है फिर डिस्चार्ज होता है। तो उसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग इस टाइप से जब कैपेसिटर होता है तो उसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग क्या चलता है, चलता रहता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। अब इसमें होता क्या है कि कुछ टाइम के बाद उसमें करंट स्टेडी स्टेट आ जाता है। उसका स्टेडी स्टेट मतलब उसमें करंट का फ्लो नहीं होता है। तो सम टाइम इंटरवल, तो ध्यान से देखिए उसमें हम कुछ इस टाइप के प्रॉब्लम हम किए थे, t बराबर 0, t बराबर इन्फिनिटी, आफ्टर सम टाइम इंटरवल। तो उसमें एक हम चार्ज का इक्वेशन भी बताए थे 1 - e⁻t/τ, इस टाइप का वो ग्राफ शो करता है कि आपको अगर चार्ज बताना है कि उस पर चार्ज कितना है तो चार्ज जो है Q आपको चार्ज निकालना है तो उस पर मैक्सिमम चार्ज Q है 1 - e⁻τ यहाँ पे होता है टाइम कांस्टेंट। तो ध्यान से देखिए इस टाइप का हम कुछ बताए थे, तो उसका एप्लीकेशन यहाँ पे है आफ्टर स्टेडी स्टेट में क्या होता है, इस टाइप का चार्जिंग डिस्चार्जिंग इस टाइप से फ्लो ऑफ चार्ज होते रहता है। अब आइए हम देखते हैं उसी पे ये प्रॉब्लम बेस्ट है। जैसा कि इस टाइप का कंसेप्ट समझिए कि चार्ज होता है फिर डिस्चार्ज होता है, तो कुछ टाइम इंटरवल के बाद ये स्टेडी स्टेट आता है। स्टेडी स्टेट जब आता है तो उसमें करंट का फ्लो 0 हो जाता है। देयर इज नो करंट इन आफ्टर द सम टाइम इंटरवल। इनिशियली में वो क्या होता है, चार्ज होता है तो करंट फ्लो होता है, लेकिन जब वो चार्ज होता है, चार्ज होने के बाद फिर वो चार्ज डिस्चार्ज होता है, उसी को कहते हैं स्टेडी स्टेट। तो जब ये कैपेसिटर अटेन स्टेडी स्टेट, जब ये स्टेडी स्टेट को अटेन करता है तो देयर इज नो करंट फ्लो इन कैपेसिटर।
मतलब कैपेसिटर में फिर क्या होता है, करंट का फ्लो नहीं होता है। कब? जब वो स्टेडी स्टेट को अटेन करता है। देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू कैपेसिटर से फिर करंट का फ्लो नहीं होता है। कब? स्टेडी स्टेट में। लेकिन t बराबर 0 पे आपसे जब पूछे, मतलब इनिशियली उसमें करंट का फ्लो होता है, लेकिन t बराबर इन्फिनिटी पे, t बराबर इन्फिनिटी मतलब आफ्टर सम टाइम इंटरवल, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम, ऐसा आप समझिए। t बराबर इन्फिनिटी का मतलब आफ्टर सो लॉन्ग टाइम, ये आप समझिए। ये नहीं कि t बराबर इन्फिनिटी का मतलब बहुत देर, मतलब इनिशियली उसमें करंट का फ्लो होता है, लेकिन जब वो स्टेडी स्टेट को एक्वायर कर लेता है तब उसमें करंट का फ्लो नहीं होता है। तो इस कंसेप्ट को हम जब बताए थे तो उसमें जो चार्ज का फ्लो होता है तो हम पहले बताए थे कि चार्ज आपको निकालना है तो q बराबर 1 - e⁻ t डिवाइडेड बाई टॉ होता है वहां पे टाइम कांस्टेंट, ये हम पहले बता चुके थे। सो इस इक्वेशन पे भी आपको प्रॉब्लम रहेगा। 74 नंबर प्रॉब्लम एससी वर्मा का। हर टाइप देखिए, एससी वर्मा में हर टाइप का प्रॉब्लम आपको मिलेंगे। 74 और 83 ये हम बाद में करेंगे होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में। इस पे बेस्ट आपको तगड़ा, मतलब कैपेसिटर और रेजिस्टर दोनों को मिक्स करके ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें ये आपको थ्योरी पता होना चाहिए कि स्टेडी स्टेट क्या होता है कैपेसिटर का, क्योंकि आपको ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिया गया और आपसे पूछा गया फाइंड द चार्ज ऑफ 4 कैपेसिटर। तो चार्ज तो आपको तब पता चलेगा ना जब इसको आप इजी करके उसमें करंट, चार्ज क्या होता है कैपेसिटर में, चार्ज का वैल्यू आपको हम बताए थे q बराबर सिंपली CV होता है। तो आपको C तो पता है सबका, V पता होना जरूरी है। तो V का पता होने के लिए आपको क्या चाहिए, 6 वोल्ट ये दिया हुआ है, 6 ओम नहीं 6 वोल्ट एक सेल लगा हुआ है, तो ये आपको है। और स्टेडी स्टेट के बाद करंट का फ्लो नहीं होता है। तो ये सब जो हम पहले थ्योरी बताए थे उसी पे बेस्ड थ्योरेटिकली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा ये बुक। तो ध्यान से देखते हैं। अब हम इस पर, ये हम इस टाइप से हम पहले बता भी चुके हैं, अब हम इसको सिंपली अब डील करते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लग रहा होगा, ये 59 नंबर ये प्रॉब्लम, लेकिन क्या होगा इस कैपेसिटर में t बराबर इन्फिनिटी, मतलब आफ्टर सो लॉन्ग टाइम इसमें कैपेसिटर, इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा, इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा, एग्जैक्टली इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। तो स्ट्रक्चर कुछ कितना सिंपल बन जाएगा अगर ये कंसेप्ट आपको पता हो, थ्योरेटिकली आप स्ट्रॉन्ग हो, तो आपके लिए अब सिंपल बन गया रजिस्टर, क्योंकि रजिस्टर में ऐसा कुछ नहीं है। रजिस्टर एक वायर की तरह यूज करता है, यानी कि t बराबर, याद रखिए t बराबर 0 में, ऐसा देखिए अब दोनों को मिक्स करके हम बताते हैं रजिस्टर और कैपेसिटर को। t बराबर 0 पे कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर t बराबर 0 पे एज ए वायर की तरह ट्रीट करते हैं। सो t बराबर 0 कैपेसिटर बिहेव्स लाइक वायर। t बराबर इंफिनिटी कैपेसिटर बिहेव्स लाइक क्या, इंसुलेटर, मतलब सर्किट, मतलब कि उससे करंट का फ्लो नहीं होगा, बिहेव्स लाइक इंसुलेटर, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। और ऐसे ही अगर आप रेजिस्टेंस, तो हर समय रेजिस्टेंस में, और जब हम इंडक्टर पढ़ाएंगे एसी में, इंडक्टर जब पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे कि t बराबर, ये जो कैपेसिटर में होता है t बराबर 0 पे, वही t बराबर 0 पे वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करता है। कौन? इंडक्टर। तो ध्यान से देखिए, कैपेसिटर अगर आप पढ़े होंगे तो इंडक्टर समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो t बराबर 0 पे इंडक्टर जो है वेरी लार्ज रेजिस्टेंस शो करता है, तो वो क्या करेगा, इंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, मतलब इंसुलेटर की तरह। और t बराबर जब इनफाइनाइट कर देंगे तो समझिए कि उसमें करंट का, मतलब वो एज ए वायर की तरह काम करेगा, उसमें रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए, कैपेसिटर और इंडक्टर उसमें भी रिलेशन, बाकी तो रेजिस्टेंस तो बीच का है,
इसमें हर समय फ्लो होगा। तो क्या होगा, स्टेडी स्टेट आने के बाद ये क्या हो जाएगा, सर्किट से आप इसको हटा सकते हैं क्योंकि करंट का फ्लो हो ही नहीं रहा है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं, दिस इज द मेन कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, इसीलिए हम आपको 59 बता रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, अब आपके लिए प्रॉब्लम कुछ ऐसा तक लगेगा, आफ्टर यू विल गेट दिस टाइप ऑफ रिजल्ट। अब आपके लिए इधर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, ये 3 ओम और यहाँ भी आपको 3 ओम ही दिख रहा होगा, 3 ओम 3 ओम। अब आप पहले निकाल लीजिए आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 336। तो ध्यान से देखिए, आप ऐसा समझिए कि ये 6 वोल्ट है, ये आपको 1, ये आपको 2, 3 3। अब इसको थोड़ा सा इजी कर लीजिए, उसके बाद हम पहले पोटेंशियल निकाल लेते हैं, तब हम उसका चार्ज निकालेंगे लास्ट में सारे कैपेसिटर पे। तो आपके लिए होमवर्क रहा 74 और 83, वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो ध्यान से देखिए, अब उसको हम इजी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपको आपस में क्या दिख रहा होगा, सिंपली पैरेलल दिख रहा होगा। तो पैरेलल, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पैरेलल में हो जाएगा ये 3 ओम। एग्जैक्टली एक सेल यूज कर रहे हैं जिसका वैल्यू आपको दिया है 6 वोल्ट। नीचे आपका हो जाएगा यहाँ पे 3 3, आपको क्या दिख रहा है, ये भी आपको सीरीज दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा 6 ओम 3 ओम। तो अब आप निकालें आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 और 3 आपस में क्या दिख रहा है, आपस में आपको पैरेलल दिख रहा है, यानी 6 and 3 पैरेलल दिख रहा है। तो पैरेलल दिख रहा है तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 6 × 3 डिवाइडेड बाय 6 + 3, यू विल गेट 9, ऊपर 18 डिवाइडेड बाय 9, यू विल गेट 2 ओम। तो ध्यान से देखिए, आपको क्या आ गया, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू आपको आ गया 2 ओम। आपको सेल का वैल्यू आपको 6 वोल्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे V बराबर IR से हम निकाल सकते हैं, V बराबर IR से। तो आपको R इक्विवेलेंट भी पता चल गया, तो यहाँ से हम करंट निकाल लेते हैं, V/R। V आपको पता है 6, R आपको पता है 2, यू विल गेट 3 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो होगा, मतलब इसमें 3 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। अब ध्यान से देखिए, आर इक्विवेलेंट आपका निकल गया, आपको क्या निकालना था, चार्ज। अब चार्ज हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अब t बराबर 0 पे ये क्या बिहेव करता है कैपेसिटर, t बराबर 0 पे ये सिंपली बिहेव करता है एज ए वायर। तो एज ए वायर जब बिहेव करेगा तो इस सर्किट में क्या जाएगा, सिंपली सारा करंट, जब ये t बराबर 0 पे और t बराबर इन्फिनिटी पे ये इंसुलेटर की तरह मतलब बिहेव करता है, मतलब ऐसा भी आप समझ सकते हैं क्योंकि करंट का फ्लो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इंसुलेटर है, ऐसा आप कंसेप्चुअली समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आप ऐसा समझिए कि आपको करंट निकल गया, तो आपको V बराबर IR। अब आपको क्या निकालना है, सारे कैपेसिटर पे चार्ज, करंट निकाल लिए, 3 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, इसमें भी। अब ध्यान से देखिए, आपको क्या निकालना है, चार्ज के लिए आपको क्या चाहिए, Q बराबर CV, C तो आपको पता है। अब आपको V निकालना है, V कैसे निकालिएगा, तो V बराबर IR से, I भी पता है, अब R निकाल लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, इधर कितना करंट फ्लो होगा और इधर कितना होगा, तो इधर ध्यान से देखिए, इधर आपको 6 है और उधर 3 है। तो ध्यान से देखिए, रेजिस्टेंस जिसका जितना ज्यादा होता है, अभी हम बताए थे V बराबर IR से कि रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा होता है उधर। तो ध्यान से देखिए, ये 2:3 में आएगा, तो आप ऐसा समझ सकते हैं, इसको 2:3 करेंगे तो यहाँ पे 2 और 3, यानी कि इधर आपका आ जाएगा सिंपली 2 वोल्ट, इधर आ जाएगा 3 वोल्ट, सिंपली डिवाइड हो जाएगा। और ये आपस में आपको क्या दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है। तो यानी कि जितना इसके बीच में रेजिस्टेंस होगा, आई निकालने से हमारा क्या निकल गया, आई निकलने से हमको निकल गया कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 है, इसीलिए इधर 2 वोल्ट और इधर कितना होगा, इधर 3 वोल्ट आपस में
क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, Q बराबर CV में C तो हमको पता है, V बस हमको किसी तरह पता करना है। तो V आपको पता चल गया कि इधर जो है 2 वोल्ट, कैसे, ऐसे हम पहले भी आप आज बता चुके हैं। तो 2 वोल्ट इधर जाएगा, 3 वोल्ट इधर जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर रेजिस्टेंस 3 है और इधर क्या है 6 है, तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। 2 इधर 3 है, मतलब 3 और इधर क्या है आपका 6। हाँ, तो क्या हो जाएगा 2:1 में, यानी 1:2 में, तो इधर 2 जाएगा क्योंकि इधर रेजिस्टेंस कम है, तो इधर वोल्टेज ज़्यादा हो, इधर कम होगा, इधर ज़्यादा हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 2:1 में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x = 6, सो x = 2। तो इधर 4 हो जाएगा, सॉरी इधर 4 हो जाएगा, इधर 2 होगा और इधर कितना हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया। कैसे 2:1 में, आप समझ लीजिए कि 6 है, 2 है, तो 2:1 में हो गया। तो इधर 4 वोल्ट आ गया, इधर 2 हो गया। अब आपको क्या निकालना है, सिंपली चार्ज निकालना है। तो चार्ज के लिए आपको पोटेंशियल ही चाहिए था, पोटेंशियल आपको निकल गया। तो आप किसी का भी आप निकाल सकते हैं। अब निकाल लीजिए Q बराबर CV से। Q बराबर CV आपको पता चल गया कि इसका जो है 2 वोल्ट होगा। Q बराबर CV से इधर रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा होता है तो उसका पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। ऐसे कि यहाँ से आप समझ सकते हैं पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। तो पोटेंशियल इधर आपको आ जाएगा, इसके बीच का पोटेंशियल क्या हो जाएगा 2 वोल्ट, PT 2 वोल्ट। तो Q बराबर CV से आप पोटेंशियल ही निकालना चैलेंजिंग था, अब तो Q बराबर CV से। C आपको पता है, आपको निकालना है कि 1 माइक्रोफेराड पे कितना है। तो Q 1 माइक्रोफेराड पे चार्ज कितना होगा, तो C उसका 1 है, V आपको कितना पता है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइक्रोकूलम एग्जैक्टली। इस पे भी आपका क्या हो जाएगा Q 2 माइक्रोफेराड पे चार्ज कितना होगा, तो इसका Q बराबर CV, C कितना है 2, V कितना है 2, तो क्या हो जाएगा 4 माइक्रोकूलम एग्जैक्टली। इस पे आपको निकालना है Q एट 3 माइक्रोफेराड, C इसका कितना है 3, अब V कितना है हमको पता 3, तो 3 3 जा 9 माइक्रोकूलम। ऐसे ही हमको निकाल लेना है Q 4 माइक्रोफेराड पे कितना है, तो Q आपको पता है 4, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस समझ जाइए कि 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका 12 माइक्रोफेराड। सब पे चार्ज भी निकाल लिए, करंट भी निकाल लिए इस क्वेश्चन में। आई थिंक बहुत ही बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया हो।